नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताएंगे कि यह हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहने वाला है। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ है मनोज जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। और साथ ही रविंद्र राव हैं, कोटक सिक्योरिटीज के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं गोल्ड से, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में अच्छी तेजी हमने देखी है और हफ्ते भर में करीब 3% तक गोल्ड के दाम बढ़े हैं और 50,500 से 52,000 के दायरे में गोल्ड का मार्केट घुमा है पूरा हफ्ता। तो ये गोल्ड का ट्रेंड रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने एक पोल किया है और इस पोल में ये जानने की कोशिश की है कि दिवाली के हफ्ते में यानी अगले हफ्ते गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है। इस पर देखिए जानकारों ने क्या राय दी है। केडिया कमोडिटी का मानना है कि अगले हफ्ते आपको 53,000 का लेवल गोल्ड में दिख जाएगा। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि 52,500, एक्सिस भी 52,500 पे मुहर लगा रहा है। रेलिगर ब्रोकिंग 52,200 का टारगेट, मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 52,250 का। और इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग, आनंद राठी, निर्मल बंग का मानना है कि 52,000 का लेवल तो आपको एक बार फिर से दिख जाएगा। हालांकि दिख चुका है इस हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर से 52,000 के ऊपर ही मार्केट रहेगा। तो ये राय यहाँ पर दी गई है। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि बहुत थोड़ा नीचे भी रहेगा, 51,500, 51,800 का लेवल भी दिख सकता है। तो ये कुल मिलाकर लबोलुबाब है कि अगले हफ्ते भी तेजी के संकेत जताए जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा बीरेन वकील जी कि अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में क्या प्लानिंग की जाए। बेसिकली काफी फ्लूइड सिचुएशन है अमेरिकन इलेक्शन की, क्योंकि मिक्स मैंडेट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहा। सेनेट डेमोक्रेट नहीं ले पाए और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रेसिडेंसी शायद उनके पास जाएगी। तो काम कुछ होने वाला नहीं है। जो स्टिमुलस हम मानते थे कि जल्द ही आ जाएगा, अगर वो आएगा तो भी छोटी साइज का होगा। लेकिन यूके ने कल स्टिमुलस दिया है और इसी भी आगे काफ़ी बड़ा स्टिमुलस दे सकती है। तो ये देखते हुए ओवरऑल रेंज हम 50,500 से 54,500 तक की रख सकते हैं और काफ़ी बड़ी रेंज रहेगी ये। हम अब वॉलेटिलिटी इरप्शन के मोड पे आए हैं, तो नॉर्मल रेंज भी काफ़ी बड़ी रहेगी। ठीक है। रविंद्र जी, आप जरा बताएं कि अगर मान लीजिए कोई अगले हफ्ते के लिए पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा हो तो क्या गोल्ड में अभी बाइंग का मौका है? आपको लगता है कि 53,000 के आसपास का भाव दिख जाएगा अगले हफ्ते में? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक 52,500 जो हम अगले हफ्ते में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद आज के सेशन में ही हमें दिख जाएगा, क्योंकि 52,250 के आसपास चल रहा है। और ये रीजन यही है कि जो यूएस इलेक्शंस में जो डेमोक्रेट की तरफ जो अभी मूव आया है, आई थिंक वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। इनफैक्ट अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आते तो भी शायद गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता, क्योंकि अनसर्टेनिटी वहां पे बढ़ जाती। लेकिन बाइडन आने से ये होगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो गिरेगा, और एक्चुअली गिर रहा है डॉलर इंडेक्स, और ये अभी 92.50, 92.60 के आसपास आ चुका है। सो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। यस, स्टिमुलस के लेके थोड़ा सा एक कंसर्न रह सकता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज से भी स्टिमुलस आ रहे हैं और ये दिखाता है कि अनसर्टेनिटी अभी बहुत है वायरस एस्केलेशन को लेके। सो मेरे हिसाब से गोल्ड में नीचे जाने का कोई मेजर फंडामेंटल रीजन है नहीं। अगर इसमें करेक्शन आता है तो भी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में 53,500 से 54,000 तक के लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स एवरी बाय, इट्स अ बाय इन एवरी डिप। और अगर यहाँ से करेक्शन आता भी है टुवर्ड्स से 51,600, 650, जो कि एक अच्छा बाइंग लेवल होगा, वहां पे मेरे हिसाब से फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इमीडिएट टारगेट जो होगा वो 52,450, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है कि 54,000 तक के भी लेवल हम इसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर बाय इन डिप्स। अच्छा मनोज जी, आप बताएं क्या किया जाए? 52,000 के ऊपर क्या गोल्ड में एक बड़ी तेजी की संभावना आपको दिख रही है? और अगर हाँ तो क्या 52,000 के ऊपर गोल्ड में बाइंग में बने रहना एक ठीक स्ट्रेटजी
होगी? नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना है और हमने ओवरऑल जो है टेक्निकल ब्रेकआउट्स होने की कीमतों में आते हुए देखा है। $1920 के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो पा रही थी और हमने उसके ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा है। भारतीय बाजारों में भी 52,000 के स्तर के ऊपर जो है कल हमने क्लोजिंग आते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रिगर है वो पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिल रही है वो काफी सपोर्टिव। और कल यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन के स्टेटमेंट थे वहां पे अभी यूएस के इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर के भी उन्होंने काफी अनिश्चितताएं बताई है। और अभी जिस तरह से जो यूएस में जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है तो उसके चलते अभी जो स्टिमुलस है उसको लेकर के भी थोड़ी अनिश्चितताएं रहेगी। तो कहीं ना कहीं सोने के लिए पॉजिटिव रहेगा। जिनका अगर पोजीशन बाइंग का है तो वो होल्ड भी कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा डिप्स मिलता है टुवर्ड्स 51,700 तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी के लिहाज से। एक बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस 51,330 का रख सकते हैं। 52,500 पहला लक्ष्य रखना चाहिए और उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो यहाँ फिर 53,000 से 53,100 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा डिप मिलता है तो फ्रेश बाइंग भी जो है यहाँ ऐड की जा सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है और 53,000 के ऊपर भी गोल्ड का भाव जा सकता है। लेकिन बीरेन जी, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं। ये तो अगले हफ्ते की बात हो रही है, लेकिन अब मान लीजिए कोई लंबे समय के लिए अब प्लान कर रहा हो कि यूएस इलेक्शन के बाद लंबी प्लानिंग करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो क्या उनके लिए 52,000 का लेवल इन्वेस्टमेंट का ठीक लेवल है? शुरू कर देनी चाहिए बाइंग? अगर डीपर पॉकेट्स है तो मैं समझता हूँ शायद ये काफी बोल्ड कॉल रहेगा कि अगर कोई 53,000 पे भी बाय करता है तो घर पे पैसा लेके जाएगा। टाइम फ्रेम 3 से 4 महीने का होना चाहिए। जैसे मैं अगर इलियट वेव की भाषा में बात करूं तो जो टारगेट आ रहा है वो करीबन $2250 के आसपास आ रहा है। अभी फोर्थ वेव खत्म हुआ करेक्शन का और अब जो शुरू हुआ है वो फिफ्थ वेव शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी। रविंद्र जी, आपका क्या व्यू होगा निवेशकों के लिए जिनका नजरिया 1 साल 2 साल का है, उनके लिए क्या ये भाव बाइंग के लिहाज से ठीक भाव है? वेल मृत्युंजय, मेरे हिसाब से गोल्ड में वोलेटिलिटी बनी रहेगी क्योंकि जो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी है वो कंटिन्यू रहेगी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स। लेकिन जैसे मैं कंटिन्यूअसली बोलता हूं कि गोल्ड में कोई भी टाइमिंग नहीं करना चाहिए, एक स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए। जब नीचे 50,000 तक गया था गोल्ड तभी लग रहा था कि एक बार 49,000 तक आएगा, लेकिन वहां पे नहीं आया, वहां से घूम गया। सो अगर किसी ने 49,000 का वेट किया होगा तो शायद उसको बाय करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा। सो आई थिंक स्टैगर्ड वे में अगर कोई भी प्राइस रहता है जैसे 53,000, 52,000, 51,000, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाई, क्योंकि ऊपर के लेवल से ऑलरेडी 10 to 12% करेक्शन गोल्ड में हुआ है और इंटरनेशनली भी ये 1800 1830 के नीचे जाने को नहीं लग रहा है। सो मेरे हिसाब से एवरी डिप इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और आगे जाके जैसे बीरेन जी ने बताया $2,250, $2,500 तक का भी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। सो आई थिंक एवरी लेवल इज अ गुड बाइंग इन केस ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है निवेशकों के लिए खास करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चांदी की। और चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी में इस हफ्ते करीब 6% का उछाल दिखा है। 60,000 से 65,000 का रेंज एक हमने चांदी में देखा है और कई हफ्तों के बाद चांदी में तेजी लौटी है और अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद में दाम यहां पर बढ़े हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या चांदी की रफ्तार यहां से और तेज होगी? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मनोज जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं चांदी पर चर्चा की। आप बताएं, क्या चांदी में अभी और बड़ी तेजी की संभावना बनी हुई है? बिल्कुल मृत्युंजय, $24 के हम सिल्वर की कीमतों को सस्टेन करते हुए नहीं देख रहे थे और हमने इस सप्ताह जो है चांदी की कीमतों को $25 के ऊपर जो है ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है और जिस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं तो बीइंग अ इंडस्ट्रियल मेटल भी यहाँ चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है।
चाइना के साथ ही यूएस के भी इंडस्ट्रियल पीएमआई के आंकड़े काफ़ी स्ट्रांग थे, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो है वो भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, तो उस लिहाज से भी चांदी के लिए पॉजिटिव है। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, वो एक यहाँ पे दोहरी जो है सपोर्ट जो है चांदी की कीमतों को कर रही है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतें फिर से एक बार 26 से $26.5 तक इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकती है। भारतीय बाजारों में भी मेरा मानना है कि 66,000 तक के स्तर यहाँ नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा भी अगर डीप आता है टुवर्ड्स 63,700 तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी के लिहाज से। 62,500 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके 65,500 से 66,000 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, ये राय है आपकी चांदी पर। और चांदी की अगर हम बात करें तो हमने एक पोल भी किया है और पोल के नतीजों में ये कहा, बहुत कुछ लोगों ने ये राय दी है कि 68,500 तक भी चांदी का भाव अगले हफ्ते जा सकता है। रेलिगर ब्रोकिंग और केडिया कमोडिटी का मानना है कि 68,500 रुपए तक चांदी का भाव जा सकता है। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि 68,000, एंजल ब्रोकिंग 67,700, एलकेपी सिक्योरिटीज का भी मानना है कि 67,000 का लेवल तो आपको दिख ही जाएगा। आनंद राठी और एक्सिस भी 67,000 और 66,000 के भाव पर दाव लगा रहे हैं। मतलब ये कि सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि चांदी के दाम अगले हफ्ते बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। आपका क्या व्यू है यहाँ पर रविंद्र जी? क्या आपको लगता है कि चांदी में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, खास करके पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए बहुत परफेक्ट मौका है चांदी में एंट्री का? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 हफ्ते से चांदी जो है वो 60,000 से लेके 64,100 पे अटका हुआ था। बीच में एक बार 58,800 तक भी आया था, लेकिन 64,100 का जो लेवल है वो नहीं निकल पाया था दो बारी। और इस बार भी इसने 64,100 के आसपास रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा एक करेक्शन आया, लेकिन अब ये 64,100 के ऊपर निकल गया है। सो आई थिंक 64,100 अभी इसमें बेस होना चाहिए। और ऊपर में इनिशियल टारगेट मेरा भी अराउंड 66,000 66,400 का होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये 67,500 से 68,000 तक भी जा सकता है। रीजंस मनोज जी ने ऑलरेडी बताया है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी एक पॉजिटिवनेस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सारी जगह पे अच्छे आ रहे हैं, प्लस गोल्ड में जो एक अपमूव है उसका भी सपोर्ट है। सो आई थिंक दोनों साइड से सिल्वर में एक कंसिस्टेंट सपोर्ट है और इंटरनेशनल में $24 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मेरे हिसाब से $27 से $27.50 तक का एक पॉसिबिलिटी है सिल्वर में। सो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 65,700 के आसपास प्राइसेस चल रहे हैं। सो 64,100 64,200 के आसपास अगर प्राइस आते हैं तो 62,800 का स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट वुड भी 66,000 और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 67,000 से 68,000 तक भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड के लिए ये हफ्ता बहुत ही शानदार रहा। हफ्ते भर में क्रूड में करीब 8% की मजबूती दिखी है और बड़ी गिरावट के बाद क्रूड में बड़ी रिकवरी आई है। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में हालांकि दबाव भी दिखा है, लेकिन कुल मिलाकर 8% तक दाम बढ़े हैं। दाम क्यों बढ़े हैं, इसके पीछे वजह यह है कि फंडामेंटली कुछ तेजी वाली खबर आई है, क्योंकि ओपेक के कई मेंबर्स ने आगे भी 77 लाख बैरल क्रूड उत्पादन कटौती के पक्ष में अपनी राय जताई है। उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। और हालांकि डिमांड के मोर्चे पर अभी भी चिंता बनी हुई है। अमेरिका और यूरोप में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में रविंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्रूड का मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगा? नितिन जी, ऊपर के लेवल से काफी करेक्शन आ चुका है। हमने ऊपर के लेवल पे क्लोज टू $40 के आसपास देखा है WTI, और अभी अराउंड $38 के आसपास चल रहा है। जैसे आपने बताया कि ओपेक के साइड से सपोर्ट आ रहा है, जो प्रोडक्शन टेपरिंग वो करने वाले थे उसे वो डिले करने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से वो एक सपोर्टिव फैक्टर है, बट उसके अगेंस्ट आई थिंक जो वायरस एस्केलेशन हुआ है उसके चलते जो वायरस एस्केलेशन की वजह से जो डिमांड कंसर्न्स बनी है, आई थिंक वो एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। बट जैसे मैंने बताया ऑलरेडी थोड़ा सा करेक्शन आया है। मुझे लगता है कि 2740 2730 तक प्राइसेस आ सकते हैं MCX पर। वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मुझे एक ब्रॉडर रेंज लग रहा है क्रूड में, और वो रेंज नीचे के तरफ अराउंड $35, $50, $36 पे सपोर्ट लेगा और ऊपरी तरफ $40 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसीलिए मैं डिप्स में बाइंग रिकमेंड करूंगा अराउंड 2740
2670 का एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर में फिर से एक बार 2940 तक का लेवल हम इसमें देख सकते हैं, जो फिर से एक सेलिंग लेवल होगा। सो आई थिंक अराउंड 2730 से लेके 2940 का रेंज इसमें कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। मनोज जी, आपका क्या व्यू है क्रूड के ऊपर? क्या क्रूड के दाम अभी कुछ बढ़ने वाले हैं? इस तरह के संकेत आपको दिख रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है कि यहाँ दायरे में ट्रेड देखने को मिलेगा मृत्युंजय। 2700 ऑन द लोअर साइड और 2950 ऑन द हायर साइड, ये एमसीएक्स पे जो है नेक्स्ट वीक में रेंज रह सकती है। अगर निचले स्तरों पर कीमतें मिलती है तो वहाँ खरीदारी की जा सकती है। हमने देखा है कि $38 से $40 के बीच में यहाँ बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो 2950 यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। उन स्तरों के आसपास बिकवाली की रणनीति भी की जा सकती है, तो एक दायरे का ट्रेड रहेगा। दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ऊपर में बेच सकते हैं, नीचे में खरीदारी करके दोनों तरह की स्ट्रेटेजी से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह की स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कि क्रूड में काम कर सकती है। बीरेन जी, आप भी एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि क्रूड में दोनों तरफ का मूव रहेगा? नहीं, मैं बाई साइड ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि बिडेन साहब आने का डर था मुझे, वो अभी नहीं आएंगे तो न्यू ग्रीन डील अब नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक ट्रेड का सवाल है तो मैं 2800 के लेवल पे बाइंग प्रेफर करूंगा। पहला टारगेट 3000 रहेगा, दूसरा 3100 रहेगा। करीबन ये 2 वीक का टाइम फ्रेम है और स्टॉप लॉस 2700 रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये बात हो गई क्रूड की। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल में रविंद्र जी, कॉपर का प्राइस आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय, कॉपर अभी भी पॉजिटिव है। हो सकता है कि इमीडिएट टारगेट 538 539 तक आए, क्योंकि जैसे हमने पहले बात किया कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई काफी पॉजिटिव आ रहे हैं ग्लोबली, और चाइना से भी डिमांड के जो इंडिकेशंस है दैट इज गुड। सो मेरे हिसाब से एलएमई वेयर हाउस को लेके थोड़ा सा कंसर्न है, बट मेरे हिसाब से जो डॉलर फॉल हो रहा है वो एक पॉजिटिव फैक्टर होगा ओवरऑल बेस मेटल्स पैक, इनफैक्ट ओवरऑल कमोडिटीज के लिए। मैं बाइंग साइड में रहना पसंद करूंगा। अराउंड 530 528 का लेवल अगर आता है तो अच्छा बाइंग जोन है। 522 का इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 538 का होगा, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में ये 545 548 तक भी जा सकता है। सो आई थिंक यहाँ से 10 से 15 रुपए का तेजी हम कॉपर में देख सकते हैं। सो एनी डिप इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये राय आपकी कॉपर के ऊपर है। मनोज जी, आप भी एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि कॉपर में बाई करने का मौका है? बिल्कुल, यहाँ पे भी मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, जैसा कि फंडामेंटल्स रविंद्र भी बता रहे थे। उसके साथ ही हमने देखा है कि एलएमई पे कीमतें $6,800 पर मेट्रिक टन के स्तरों के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है, तो वहां से भी जो है खरीदारी आते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा। 528 के स्तर मिले तो खरीदारी करें, 524 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 535 पहला लक्ष्य रखें, और उसके ऊपर अगर कीमतें निकलती है तो यहाँ 540 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इट्स क्लियरली बाय ऑन डीप। अगर थोड़ा भी गिरावट आता है तो खरीदारी की रणनीति की जा सकती है। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। बीरेन जी, एग्री में चने का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? चने में क्या करना चाहिए अब? फिजिकल डिमांड थोड़ा कम है और नाफेड का सेल वापस शुरू हुआ है आंध्र तेलंगाना साइड में, तो मैं हल्का सा शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। यहाँ अगर 5400 के आसपास का प्राइस मिलता है, 5450 का, तो शॉर्ट जाऊंगा। 5220 का टारगेट रहेगा, 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, रविंद्र जी, सोयाबीन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या सोयाबीन में अभी बाइंग करने का वक्त है, बाई करना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, सोयाबीन में आई थिंक जो करेक्शन आना था वो करेक्शन आ चुका है, और सीबॉट में सोयाबीन काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है। सो मेरे हिसाब से 4450 4500 का लेवल हमें सोयाबीन में दिख जाना चाहिए। सो अगर यहाँ से थोड़ा सा डिप आता है टुवर्ड्स 4280, एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 4180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पिछली बार भी 4200 से मार्केट घूम गया था। सो मेरे हिसाब से 4180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और ऊपर में अराउंड 4500 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है,
कॉटन सीड ऑयल के कपास खली में आपका व्यू मनोज जी क्या है? बिल्कुल, यहाँ भी खरीदारी की जा सकती है। हमने देखा है कि 1800 के स्तरों के ऊपर कमोडिटी निकल नहीं पा रही थी और इस सप्ताह हमने जो रेजिस्टेंस था 1822 का वो ब्रेक होते हुए देखा है। घरेलू मांग में भी सुधार देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो एक दायरे का बना हुआ था उससे बाहर ये कमोडिटी अब निकलने में सफल रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ भी जो है अपसाइड मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 1840 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 1885 से 1900 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 1810 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके जी, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, रविंद्र जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी के लिए ये हफ्ता कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।